ट्रांसपिरेशन की बात पहले ही बता गया कि अगर एरिड रीजन में तो 10 गुना ज्यादा होता है, 300 मिलीमीटर बरसात और 3000 मिलीमीटर पानी उड़ जाता है। इसीलिए प्रति वर्ष अंडरग्राउंड वाटर स्ट्रेटम नीचे जाता रहता है। ड्रिप इरिगेशन के छोड़ करके विकल्प नहीं है, इसको हमको अपनाना पड़ेगा। और ये देखिए इसमें लिखा है कि कौन कौन सी दशा में इवापोट्रांसपिरेशन हाई होगा और कौन सा कम होगा। बहुत साधारण सी बात है कि जब क्लाइमेट हॉट, ड्राई, विंडी रहता है और चटक रहता है, नो क्लाउड रहता है, तो आपका इवापोट्रांसपिरेशन हाई रहता है। और जब कूल, वेट, नो ह्यूमिड, क्लाउडी रहता है तो इवापोट्रांसपिरेशन कम होता है। और क्रॉप अगर आप मिड और लेट सीजन में लगाते हैं तो हाई होता है और इनिशियल और राइपनिंग के टाइम पर लो होता है। उसी तरह से सॉइल मॉइस्चर, सॉइल अगर मॉइस्ट है तो बहुत ज़्यादा पानी उड़ जाता है और ड्राई में पानी रहता ही नहीं तो पानी कितना उड़ेगा। नेक्स्ट, ये मैनेजमेंट ऑफ, इसमें इस स्लाइड से सिर्फ यही बताया गया है कि अगर आप डीप रूटेड सॉइल लेते हैं तो जमीन में ज़्यादा गहराई से पानी ले पाता है और कम पानी में भी फसल हो जाता है। और सैलो रूटेड लेते हैं तो पानी भी कम रहता है और फसल भी आपका सूखता है। इसीलिए डीप रूटेड क्रॉप ड्राईलैंड हॉर्टिकल्चर में ज़्यादा सुटेबल है। नेक्स्ट, ये सब मतलब इवापोरेशन को कैसे मैनेज करेंगे उसकी बात है। वेपर प्रेशर, क्वालिटी वाटर, नेचर ऑफ सरफेस एरिया वाटर, टेम्परेचर, है ना। ये सब कंट्रोल की बात है कि पानी अगर जलाशय में है तो कैसे कंट्रोल करेंगे और इसमें सॉइल सरफेस है तो कैसे कंट्रोल करेंगे, मल्च और विंड ब्रेक। देखिए इसमें आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ जाते हैं। मल्च अगर लगाया जाए तो गर्मी के महीने में 8 डिग्री टेम्परेचर कम रहता है और सर्दी में 8 डिग्री गर्म रहता है। उसी तरह से विंड ब्रेक में अगर आप किसी पेड़ को 3 मीटर से कम दूरी पर लगाते हैं तो वो विंड ब्रेक की तरह कार्य नहीं करता है। तो ये हमको समझना है कि अगर विंड ब्रेक के लिए पेड़ लगा रहे हैं तो 3 मीटर की दूरी पर ही लगाया जाए। नेक्स्ट, ये वही सब लिखा हुआ है। मल्च लगाना, एंटी ट्रांसपेरेंट छिड़काव करना है जैसे केओलिन या चूना सिंपली, है ना, विंड ब्रेक। और ये वीड कंट्रोल, क्योंकि वीड भी पानी खेत से उड़ाता है, इसीलिए किसान खेत को वीड रहित रखता है। नेक्स्ट, ये सब जानते हैं कि स्टोमेटा से पानी उड़ता है सबसे ज़्यादा 90% तक। और क्यूटिकल और लेंटिसेल्स, क्यूटिकल पत्तियों की सतह पर होता है, इससे करीब 5-7% पानी उड़ता है। लेंटिसेल से 2-3% पानी उड़ता है। और प्लांट फैक्टर्स में ये पत्तियां का स्टोमेटा कहाँ है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड, वाटर अवेलेबिलिटी, ये सब फैक्टर्स पानी उड़ने को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट, उसी तरह से एंटी ट्रांसपेरेंट मतलब अगर आप 2,4-D और एट्राजिन ये छिड़कते हैं तो पानी का स्टोमेटा बंद होकर के पानी का उड़ना रुकता है। इथाइल अल्कोहल ये फिल्म बना देता है जहाँ छिड़कते हैं। रिफ्लेक्टेंट केओलिन मतलब सूर्य की रोशनी को वापस लौटा देती है। ग्रोथ रेगुलेटर एबीएर साइकोसिल स्टोमेटा बंद कर देती है। तो ये सब आप सब खूब जानते हैं। वीड कंट्रोल, ये फिर आ गया वाइट वाशिंग। देखिए ये रेगुलर प्रैक्टिस है, फल बगीचे में करना है ताकि अप्रैल में करें ताकि आपके स्टेम से कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट हो जाए, पानी कम उड़े। नेक्स्ट, ये विंड ब्रेक, इसकी बात हमने पहले बता दी कि जो विंड ब्रेक है ये 5 से 10 गुना अपनी हाइट का हवा की गति को कम कर देते हैं और बगीचे को तेज हवा के प्रभाव से बचाते हैं। नेक्स्ट, ये देखिए इसमें मैंने ये प्रयास किया है। नीचे वाटर शेड, ये वाटर शेड क्या होता है, हम सभी वाटर शेड में रहते हैं। आप जिस गली मोहल्ले में रहते हैं वहाँ भी पानी भर जाता है ना बरसात में, जहाँ भी पानी गिरता है, वेयर एवर वाटर शेड इज वाटर शेड। अब वही वाटर शेड से पानी एक नाले से होता हुआ बड़े वाटर बॉडी में बन जाता है। तालाब, नदी, नाले, जलाशय, झरने इसका रूप ले लेते हैं। अब हमने इसमें ये बताने का प्रयास किया है कि जैसे इस साल लगभग 300 मिलीमीटर बरसात हो चुकी है हमारे प्रदेश में। 300 मिलीमीटर बराबर 30 सेंटीमीटर। और इसमें यही हमने लिखा है कि किसी दिन 1 सेंटीमीटर बरसात होती है बराबर 10 मिलीमीटर अगर एक दिन बरसात होती है तो हर 1 हेक्टेयर भूमि पर 1 लाख लीटर पानी गिरता है। अब अगर हम राजस्थान में इस साल मानसून की बात करें, आज 23 जुलाई है, हमारे प्रदेश में
30 मिलीमीटर बरसात हो गई है। 30 मिलीमीटर बराबर 30 सेंटीमीटर बराबर 30 लाख लीटर वाटर पर हेक्टेयर। 30 लाख हेक्टेयर पानी में से अगर आप ज्यादा दिन बाद नहीं, अक्टूबर नवंबर में बात करिएगा तो लाइफ सेविंग इरिगेशन के लिए भी पानी नहीं होगा। इसको हमको समझने की जरूरत है। मैं बहुत बार सभा मीटिंग में इस तरह से कहता हूं कि मेरे प्यारे किसान भाइयों, अगर आप गेहूं की खेती करते हैं तो 5 से 6 सिंचाई देते हैं और प्रति सिंचाई रिकमेंडेशन होता है 5 हेक्टेयर सेंटीमीटर। मतलब 5 हेक्टेयर सेंटीमीटर पानी का मतलब होता है कि खेत 1 हेक्टेयर में वो पानी 5 हेक्टेयर सेंटीमीटर खड़ा रहे। खेत में पानी खड़ा नहीं रहता है, मतलब है कि 5 सेंटीमीटर गहरा गीला कर देता है। तो एक सिंचाई में आप रिकमेंडेशन मानते हैं 5 सेंटीमीटर लगाते हैं, वैसे किसान लगाता है 15 सेंटीमीटर पानी। 6 सिंचाई में 30 लाख लीटर पानी लग गया गेहूं का। 30 लाख लीटर पानी से 25,000 पर हेक्टेयर गेहूं से नेट प्रॉफिट नहीं मिलता। आप 30 लाख लीटर पानी को अगर किसान हमारा कुबेर हो और उस 30 लाख लीटर पानी को बिस्लेरी के बोतल में भर के बेच दे तो कितने अरब की कमाई हो जाएगी। इस चीज को समझने की जरूरत है। और यही कारण है कि वर्ष प्रति वर्ष धरती माता का कोख सूखता जा रहा है। बहुत अचरज की बात है कि एरिड रीजन में तो 600 मीटर पर पानी नहीं है, कुएं फेल हो रहे हैं, घरों में पीने के लिए पानी नहीं है। मैं कोटा विश्वविद्यालय का एक संकाय हूँ। कोटा विश्वविद्यालय में 4-5 साल पहले लोग कहते हैं कि वहाँ वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट का पानी 24 घंटे आता था चंबल से। अब उस पानी में भी रेशनलाइजेशन है। सुबह 1-2 घंटे आते हैं, शाम को 1-2 घंटे आते हैं और नलों में पानी में वो प्रेशर नहीं रहता है। जल की सर्वथा कमी हो गई है और आप सभी जानते हैं, इसीलिए हमारा फ्लड इरिगेशन लंबे समय तक चलने की जरूरत नहीं है। और हमारे राणा साहब बैठे हैं, आप वहाँ प्रोजेक्ट में काम करते थे, अगर मैं सही हूँ तो शायद सर जीरा में और धनिया में और दूसरी फसलों में भी उस जमाने में ड्रिप इरिगेशन की बात करते थे, जो शायद समय की जरूरत है। तो इन पंक्तियों से मैं यही सेंसिटाइज करना चाहता हूं कि पानी कितना गिरता है और कितना पानी सहेजते हैं। और हमारे पूरे राजस्थान प्रदेश में ये डिग्गी, एग्जैक्ट नाम मुझे नहीं पता, डिग्गी नाम से खेत तलाई के नाम से स्कीम चल रही है और बहुत सब्सिडी मिल रही है। पर उस सब्सिडी में मैं एक शब्द जोड़ना चाहता हूं कि उसमें निष्ठापूर्वक सद प्रयास और ईमानदारी से जुड़ाव नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि सब्सिडी ले लिया जाता है, तालाब खुद जाती है और दूसरे सीजन में उस तालाब में एक बूंद पानी नहीं डाल रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें लाइनिंग मटेरियल, जो पॉलीथीन लाइनिंग है, वो घटिया तरह का इस्तेमाल हुआ है, पानी रुकता ही नहीं है। और मैं एक चीज और करूं, अन्ना हजारे का नाम सब लोग जानते हैं। महाराष्ट्र का रालेगन सिद्धि गांव जल कुबेर के नाम से जाना जाता है। उस पुरोधा ने कुछ नहीं किया है, गांव समाज के माध्यम से, जो मैं अभी कह रहा था कि हमारे राजस्थान में अभी तक 30 लाख लीटर पानी पर हेक्टेयर गिर चुका है, उन्होंने गांव समाज के सहयोग से उस पानी को, गांव का पानी गांव में ही इकट्ठा किया है। जाने का तो मौका नहीं मिला, पर अखबार की सुर्खियों से मैंने चेतना ली है कि लिखा है कि उस गांव का किसान पानी में आत्मनिर्भर है। तो हमको ऐसे मुहिम चलाना पड़ेगा। और मैं तो कहता हूं कि भाई सरकारी नौकरी में हमारे राजस्थान प्रदेश में अभी भर्ती निकली है, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनिएगा तो मुझे अगर एग्जैक्ट याद हो तो 24,000 कुछ रुपए फिक्स में 2 साल मिले।
और अगर आप एनजीओ चला लेते हैं तो ऐसे एनजीओ नहीं, मैं तो एनजीओ में भी जाता हूं कई बार, इस तरह से मौका मिल जाता है व्याख्यान देखने। जैसे एक एनजीओ है झालावाड़ में, सदगुरु फाउंडेशन, उसमें सर मैं समझता हूं हमारे कृषि विश्वविद्यालय कोटा की अगर बात करिए तो हमारे यहाँ 300 साइंटिफिक स्टाफ हैं और उस एनजीओ में 3000 प्लस लोग जुड़े हैं। And they are continuing with that NGO for more than decades. I am staying at Jhalawad for the last 17 years and I am knowing the same personality pursue me to have some kind of expertise lectures. That simply indicates he is continuing with that NGO with the last 15-16 years. Why? Because his survival is there. He is drawing handsome salary out of that NGO. तो गुंजाइश बहुत है। अभी व्हाट्सएप में एक चलता फिरता मैसेज आ रहा था, बंगलोर में किसी ने एक एनजीओ खोला है, शायद आप लोग भी जानते होंगे। वो इंसान कहते हैं कि आप एक आम का एक गुठली हमको भेज दीजिए, आपको सर्टिफिकेट देंगे। और उन्होंने कर्नाटका में कोई ऐसा एक ले रखा है कि हम 1 लाख 10 लाख पेड़ सरकार को देंगे और इसके लिए गुठली नहीं है, बीज नहीं है। तो देखिए कैसा कैसा छोटा छोटा प्रयास है। आप घर में एक सीजन में, मैं समझता हूँ कि अमीर गरीब परिवार सीजन में आम तो खाते ही है ना, वो आम कहाँ जाता है? नाली में जाता है। तो उसको इकट्ठा करिए ना और उसको कहीं न दीजिए ना। और तो मैं तो कहता हूँ ये मेवाड़ विश्वविद्यालय में भी कोई नर्सरी होगी, मैं तो इस काम को करता हूँ। अपने घर में सीजन में जितने भी आम खाता हूँ, गुठली उसका अपने नर्सरी पहुंचवाता हूँ। और आपको बहुत अचरज होगा कि हमारे ऐसे 2-4 साथियों के प्रयास से कम 3000 प्लस सैपलिंग हमारे घर के खाए हुए गुठली से हमारे नर्सरी में। तो ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे चीजें हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपने समझ लिया होगा। और ये किताबों में भी लिखा है कि पानी की गणना कैसे करें। इस लाइन का बहुत महत्व है। पानी को सहेजिए, खेत तलाई बनाइए ताकि लाइफ सेविंग इरिगेशन के लिए पानी की कमी नहीं हो। नेक्स्ट, ये देखिए वाटर शेड है, मतलब पानी गिरता है और ढाल के साथ हो करके एक बड़ा जलाशय बनाता है। और इस जलाशय को बनाए रखने के लिए भी हमको ड्राई लैंड हॉर्टिकल्चर, ट्री प्लांटेशन की अहमियत है। नेक्स्ट, ये सब वही, मतलब पानी को सहेजिएगा तो कंजर्वेशन होगा, सॉइल का फ्लड कंट्रोल होगा, ड्राउट मैनेजमेंट होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा फोडर फूड का, लैंड रिसोर्सेस बने रहेंगे, सिल्टेशन कंट्रोल होगा, रिचार्जिंग ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। भाई सिल्टेशन देखिए, आपने सुना होगा कि कृष्ण भगवान यमुना नदी में कोई काली नाग का मर्दन करते थे, जल लीला किया करते थे। आज मथुरा के यमुना नदी में नहाने के लिए शुद्ध जल नहीं है। जल कहाँ गया? बहुत सारे कारण हैं, उसमें आप देखिए सिल्टेशन। सिल्टेशन क्या है? पेड़ पौधे हट गए, पूरी पहाड़ की मिट्टी एक साथ बह के नदी में। और आप सब जानते हैं रेनी सीजन में नदी में टर्बिड वाटर बहता है। विद्यार्थी नोट कर सकते हैं, TURBID, टर्बिड वाटर। टर्बिड वाटर मीन्स मड्डी वाटर, है ना, है कि नहीं? कितना पानी जाता है। तो अगर आप मतलब पेड़ पौधे लगाएं, ड्राई लैंड हॉर्टिकल्चर एक छोटा सा उपक्रम है, तो आप नदी नाले को बचाए रख सकते हैं। नहीं तो ये जो सदा वाहिनी नदियां हैं ये भी अस्तित्व विहीन हो रही। नेक्स्ट, ये सब की बात मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब इसमें देखिए कंटूर फार्मिंग, मल्चिंग। देखिए मैं, हमारे बहुत सारे पुरोधा साथी बैठे हैं और चूंकि मुझे कहना है इसलिए कह रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं है कि मैं कहने के लिए सबसे दक्ष हूँ। हमारा यहाँ एक भीलवाड़ा सेंटर है और अगर आप देखें तो भीलवाड़ा सेंटर पर हमने देखा कि पेड़ के नीचे, हर पेड़ के नीचे गड्ढा बनाया हुआ है। गड्ढा क्या, कोई 5 फुट लंबा
5 फुट चौड़ा और 4-5 फुट गहरा। बरसात में उस गड्ढे में पानी भर जाता है, वो गड्ढे का पानी वहीं परकुलेट होता है और लंबे समय तक उस पेड़ को पानी देता रहता है। तो ये सब क्या है, यही सब आपका ट्री बेसिन, जैसे नीचे लिखा है ट्री बेसिन। तो पेड़ के टपकाव का पानी पेड़ में ही कलेक्ट करिए ना, और उस पेड़ से, उस पानी से पेड़ को लंबे समय तक पानी मिलेगा तो आपका पेड़ लंबे समय तक जिंदा रहेगा। बरसात का कुछ अंश आप समेट सकते हैं, सहेज सकते हैं, है ना। अब एक C2 की बात है, रिजर्वायर मतलब पानी को कहीं तालाब में इकट्ठा करिए, टैंक बनाइए, पॉन्ड बनाइए, खड्डीन। देखिए आगे चित्र भी दिया होगा, नाडी, परकुलेशन, बड़ी बड़ी खेत के चारों तरफ नाली, एनीकट, चेक डैम। आगे देखिए जरा चित्र, नेक्स्ट। ये देखिए, ये सब परंपरा अब कहाँ हो रही है। लो लाइंग एरिया होते थे, खड्डीन में पानी कलेक्ट करते थे, गांव में तालाब होता था, चेक डैम होता था, नाला बंद था, गली प्लग, एनीकट। अब आप देखिए, मुझे कहने की जरूरत नहीं, हर शहर मोहल्ले में मिल जाएगा। अगर आप, मुझे लगता है कि कोटा हर शख्स विजिट करते हैं। आज जो एलेन और रीजनेंट्स की बिल्डिंग है और एलेन और रीजनेंट्स के जो हॉस्टल्स हैं, महावीर नगर, राजीव गांधी नगर, ये सब नाले के कैचमेंट में बने। तो नदी नाले कहाँ रहे, सबको हमने ऑक्युपाई कर लिया। फिर वही सब बात रही, बाढ़, कभी बाढ़ आ जाता है, पेड़ काट दिए, बसाहट बना ली, तो सारा जो है कचरा कूड़ा नदी में चला जाता है और ये सब चीजें अस्तित्व विहीन हो रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि ये सब वाटर बॉडीज को हमको बचाने की जरूरत है और पेड़ और ड्राई लैंड हॉर्टिकल्चर उसका एक विकल्प है। नेक्स्ट, ये देखिए नाडिस। अब ये संरचना बनती है क्या? बच्चों को अगर आप कहिए तो 1 घंटा तो सीढ़ी गिनने में लगा देंगे, चित्रकार को कहिए तो कई मिनट तक इसकी फोटो शूटिंग करेंगे, और अगर आप उसको बोलिए जो डिजाइन बनाते हैं डिजाइनर, तो देखिए आप सीढ़ियों में कितनी माथा पच्ची किया हुआ है। और ये सब चीजों का मतलब है। अगर आप BHU का कुल गीत पढ़ें तो उस कुल गीत में भवन की भव्यता की, भवन के वास्तुशिल्प का भी गुणगान किया हुआ है, क्योंकि उसको देख करके भी आपके मन मस्तिष्क में एक ऊर्जा का प्रवाह होता है, फ्लो ऑफ एनर्जी होती है। You sensitize, you inculcate, you rethink, you introspect, you retrospect. So these are the things. तो ये सब चीजें अब कहाँ हैं, खत्म हो गई। NSS के माध्यम से मैं एक बार एक गली मोहल्ले में बच्चों को जोड़ा, तो बच्चों ने खोदा, तो मैंने क्या देखा कि वो नाडिस रही होगी उस जमाने की, उसमें पूरा कचरा ऊपर तक भरा हुआ। ये सब खत्म हो गए। और पहले ये पानी के साधन होते थे जो हम भूल गए और नलों पे आ गए, और नल आजकल हवा फेंक रहे हैं। 3 दिन तक तो पानी नहीं आता है मई में, तो इनको हमको बचाने की जरूरत है। नेक्स्ट, कंक्लूजन। इन सारे चीजों का सार ये है, अब जैसा हमारा विषय रहा ड्राई लैंड हॉर्टिकल्चर, ड्राई लैंड हॉर्टिकल्चर में जो फ्रूट्स कंपोनेंट हैं इसको बढ़ाए जाने की जरूरत है। फिर मैं वही बात कहूँगा कि भाई मैं किसी पेड़ के प्रतिपक्ष में नहीं हूँ, पर मैं मदन मोहन मालवीय जी की और राजा दशरथ जी की उन पंक्तियों को उल्लेखित करना चाहता हूँ जिसमें राजा दशरथ की उस जमाने में आज के लिए क्या सोचा होगा उसको सुनिए आप। राजा दशरथ से उनकी पत्नियां पूछती है कि राजा दशरथ जी एक चीज बताइए कि आप इतने वृक्ष, पेड़, बाग, बगीचे क्यों लगा रहे हैं? तो राजा दशरथ जी ने, उनकी पत्नियां कहती है कि बगिया लगवले कौन फल राजा जी, बगिया लगवले कौन फल राजा जी, बाग लगाने का क्या प्रयोजन है, क्या फल है राजा दशरथ जी आप बताइए। दशरथ जी का बहुत विनम्र उत्तर होता है, राहे बाटे पंथी फलवा जे खई हैं, यही रे फल उसका।
राह बाट के राही पंथी फल खाएंगे, हमारे बाग लगाने का यही प्रयोजन है। और इस चीज को मदन मोहन मालवीय जी, मुझे बीएचयू में रहने का मौका मिला 3 साल। बीएचयू में अगर आप भ्रमण करिए तो बीएचयू के जो पथ हैं उसमें ज्यादातर बहुलता आम के वृक्षों का और महुआ के वृक्ष का है। और उस महुआ के वृक्ष को मुझे बहुत मार्मिक अनुभूति हुई। एक बार मैं सुबह सुबह सैर सपाटे के लिए छात्रावास में रहता था, निकला तो मैंने क्या देखा कि कोई गरीब व्यक्ति का बच्चा निकला, सिर पर उसके तगारी हैं, कपड़े उसके जीर्ण शीर्ण है, काया भी उसकी दुबली पतली है और 2-3 केजी महुआ सिर पर लिए हुए और अपने घर की तरफ चली जा रही है। शायद राजा दशरथ जी का यह भी उद्देश्य रहा होगा उस जमाने में, और मालवीय जी ने इस सोच के वृक्ष लगाए होंगे कि क्या पता किसके ये काम आ जाए। हम क्या कैंपस में लगा रहे हैं, यू सी, यू इमेजिन इट, हम क्या लगा रहे हैं? We are planting majority of the plantations of Elstonia scholaris. The Elstonia scholaris has all the beauty of lush greenery, but at the same time many people claim that it is having allergic property in its pollen. तो भाई हम कहते हैं, हमारे पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में डॉक्टर रणवीर सिंह जी डायरेक्टर जनरल फार्म होते थे। ही वाज फ्रॉम हॉर्टिकल्चर एंड वी शुड सपोर्ट आवर फ्रेटर्निटी। अगर हम हॉर्टिकल्चर में होंगे और हम कभी ऐसे ऊंचे पदों पर जाने का मौका मिल जाए, काश प्रभु मुझे मेरी बात सुन ले, तो मैं हॉर्टिकल्चर को देश में बढ़ावा दूंगा। तो रणवीर सिंह जी ने क्या किया पता है आपको? जो फार्म लैंड एग्रोनॉमिक क्राफ्ट्स के अंतर्गत थे उसको उन्होंने एग्रो फॉरेस्ट्री इज ए पार्ट ऑफ एग्रोनॉमी एंड बाय गिविंग द नेम ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री ही इंडक्टेड फ्रूट प्लांटेशंस ओवर मेजॉरिटी ऑफ द फार्म लैंड। यू सी, he favored the horticulture. Likewise, if you happen to be horticulturist, landscape architecture, you try to accommodate as maximally as possible fruit plants. भाई आप देखिए, कभी आपको अचरज हुआ होगा, इसमें से कोई विद्यार्थी यूपी उत्तराखंड से है, कोई फैकल्टी उत्तराखंड से है, वेरी गुड। गढ़वाल में आज नहीं, आज के 15 साल पहले किसी भ्रमण के संदर्भ में मुझे जाना हुआ, मैंने देखा कि बंदरों को ब्रेड खिलाया जा रहा है। बंदरों को ब्रेड खिलाया जा रहा है, क्यों? क्योंकि प्राकृतिक परिवेश में खाने के लिए फल है ही नहीं। भाई आपके परिवेश में इस मेवाड़ विश्वविद्यालय के परिसर में तोते कैसे रहेंगे? इस मेवाड़ विश्वविद्यालय के परिवेश में बैट्स कैसे रहेंगे? इस मेवाड़ विश्वविद्यालय के कैंपस में बोटनिस्ट फ्रूगीवोर्स को प्रैक्टिकल डिफिनीशन कैसे देंगे? वो चिड़िया जो कि सीड पे फीड करती है कैसे दिखाएंगे आप, अगर आपके प्रांगण में आम और महुआ, फॉर दैट मैटर दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, इसके वृक्ष नहीं होंगे तो न फ्रूट्स होंगे, न पक्षियों पशुओं के लिए खाने को मिलेगा। तो पशु पक्षी को आपको ब्रेड खिलाना ही पड़ेगा। और ब्रेड खा के पशु पक्षी कितने दिन रहेंगे, हमारा इन्वायरमेंट कितना दिन सस्टेनेबल रहेगा, ये सब आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि ड्राई लैंड हार्टिकल्चर और हार्टिकल्चर इट वर्क्स इन नियर semblance or near similarity to the forest plant. So whenever you do get opportunity, you should favor, you should love tree plantation and you should love plantations of fruitful plants
utilitarian plants. So this is all regarding my today presentations. और मुझे आयोजक मंडल ने मौका दिया, मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और मैं इस मंच से ये भी आगाह करना चाहता हूं कि हमारे इस दर्शक दीर्घा में मैं सारे फैकल्टी को नहीं जानता हूं, पर जितने को जानता हूं, देखिए मैं कह रहा था कि अभी साउथ इंडिया केरला के एक्स चीफ मिनिस्टर ओमान चांडे की मृत्यु हुई, आप सब जानते हैं। किसी पत्रकार ने लिखा कि उस इंसान के शख्सियत में कुछ खास बातें थी। एक पत्रकार लिखता है, एक मंत्री लिखता है कि मैं उस चांडी जी से मिलने के लिए सुबह 6 बजे गया कि शायद मैं सहज रूप से मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कर पाऊं, पर 6 बजे भी जनता दरबार में जब मैं पहुंचा तो कोई 20-25 लोगों की लंबी कतार लगी हुई थी और मुख्यमंत्री जी जनता दरबार में उपलब्ध थे। और एक बहुत अच्छी बात लिखी कि उस मुख्यमंत्री जी के लिए लोग क्या कहते हैं कि आम जनता की पीड़ा होती थी तो अपनी पीड़ा लेते थे वो, और किसी के लिए कभी ना नहीं करते थे। और यही कारण था कि आम पब्लिक लोगों ने कहा कि स्ट्रीट पीपल ब्रेक थ्रू ऑन हिज लास्ट रिक्वेस्ट। यू सी इट, दिस इज ए वंडरफुल थिंग। और बाकी तो आपने देखा होगा कि राजा महाराजा के टाइम पर रुदाली लगाए जाते थे महिमा मंडन के लिए, कि राजा का बहुत अच्छा कृत्य था पर घड़ियाली आंसू तो निकलते नहीं है, तो रुदालू लगाते थे कि ताकि जनता में ये जाए कि बहुत अच्छा कृत्य करता था, कृत्य होता नहीं था। तो मैं ये कहता हूँ कि आपके बहुत सारे संकाय सदस्य ऐसे हैं कि मैं अविरल और दिन रात विद्यार्थियों की सेवा के लिए जुड़ते अच्छे से जुड़े रहते होंगे, इतने अच्छे फैकल्टी नहीं मिलेंगे। मैं ऐसे राणा साहब को देखता हूँ, खेत का कोई भी काम हो बहुत व्यवहारिक रूप से आप देखते हैं। सुदर्शन सर देखिए, ही इज डीन एंड कैन यू सी दैट ही इज अ डीन। ऐसे बहुत कम शख्सियत होते हैं और लोग तो क्या कहते हैं, अरे भाई तुम डेकोरम नहीं मेंटेन करते। अरे डेकोरम में क्या रखा है, जनता की सेवा करिए। और आप सब जानते हैं, लोग बहुत सारे ऐसे, पर एक 2 मिनट और लूंगा। एक शख्सियत थे, आज डिफेंस वाले नहीं हैं, ही वाज परहैप्स फ्रॉम द डिफेंस। वो क्या कहते थे कि भाई मैं जब सीट पे रहता था ना तो लोगों को घूर के देखता था, मैं कभी इंसान को इंसान की तरह नहीं देखता था। मुझे लगता था ये काम नहीं करता, ये निकम्मा है। ऐसे प्रशासन जाता है, कुछ इस तरह की बातें होती। और अगर आप इंसानियत, सदा सहिता, दुख दर्द मिटाने वाला, ह्यूमैनिटी और जेनरसिटी इस चीज़ को ओढ़ते हैं तो मैं समझता हूँ कि इससे अच्छी सेवा नहीं है एकेडमिक्स का, समाज का, सोसाइटी का। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।